नमस्कार साथियों, मैं अश्वनी भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं सफलता के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाओं को लेके मैं आ रहा हूं और आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में कि भाषा के कुछ जो प्रश्न हमने पढ़े थे इससे पहले जितनी भी क्लास हो चुकी हैं उन सभी में हमने प्रश्नों की चर्चा की थी। कुछ नए नए प्रश्नों को भी मैंने बीच बीच में रखा था। उन सभी प्रश्नों को लेकर के आज मैं फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ आपके सामने। एक बार फिर से आगे आऊँ भाई, नया नया प्रश्न लेकर के। कौन कौन सा प्रश्न आपके सामने आ रहा है देखो, एक बार चर्चा करते हैं साहब आज इन प्रश्नों को लेकर के क्या प्रश्न है। और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले वाली क्लास आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। तो आपने इससे पहले वाली अगर क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासों को आप अवश्य देखें। फिर उन क्लासों को देखने के पश्चात ये जो प्रश्न करने का आनंद मिलता है कुछ अलग ही होता है ना। देखो साहब पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की किस उपभाषा ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो ये आती है मतलब कौन सी जो ब्रज भाषा जो है कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है, ये पूछना चाह रहा है प्रश्न आपसे। तो आप तैयार हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए? अगर तैयार हैं तो एक बार समझ लो कि ब्रज का मैंने आपके लिए बताया था। क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था कि कुछ उपभाषा है। उपभाषा कितनी होती है? हिंदी की कितनी उपभाषा होती है? 5। 5 उपभाषाओं में मैंने आपको कहा था कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा। तो आपका उत्तर क्या था साहब? आपका उत्तर था 5। 5 उपभाषा है। 5 उपभाषाएं हैं तो कितनी बोलियां होती हैं? 5 उपभाषाओं की 18 बोलियां होती हैं। देखो, जिन्होंने क्लास नहीं है वो क्लास को अवश्य देखें। मैं आपको एक बार सूक्ष्म रूप से फिर से एक बार आपको बताने वाला हूं कि हिंदी की 5 उपभाषा और 5 उपभाषाओं की कितनी बोलियां हैं साहब? 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाओं में हम बात करेंगे। एक उपभाषा है, कौन सी है साहब? एक उपभाषा की बात की जाए तो एक उपभाषा आती है आपकी कौन सी? सौर सैनी, सॉरी, एक आपकी उपभाषा हो जाएगी पहले पश्चिमी हिंदी। सौर सैनी से जो निकली है उसका नाम क्या है साहब? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की मैंने बात की थी। मैंने कहा था कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कितनी बोलियां हैं। तो आपका उत्तर क्या था साहब? 5 बोलियां हैं। 5 बोलियां कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसके बाद मैंने जो चर्चा में लिया था कौन सी? पूर्वी हिंदी ली थी। पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? 3 बोलियां। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां? 3 बोलियां। और इसके बाद मैंने कहा था कि पूर्वी हिंदी के बाद हमने कौन से लिया था? बिहारी। बिहारी भी लिया था साहब हमने, एक बिहारी भी पढ़ा था हमने। बिहारी जो भाषा है, बिहारी के अंतर्गत कितनी बोलियां? तो 3 बोलियां इसके अंतर्गत। एक है साहब आपका राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत कितनी बोलियां? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए साहब? 4 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। और नंबर 5 में हमने पढ़ा था पहाड़ी को। ये जो पहाड़ी था, पहाड़ी की कितनी बोलियां आती हैं साहब? 3 बोलियां इसकी होगी। देखना 18 बोलियां होगी क्या? 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 3 18। 18 बोलियां होंगी। 18 बोलियां हैं कौन कौन सी, ये बात आप आगे समझेंगे। देखो भाई, 5 बोलियों में अगर मैंने चर्चा की हो तो इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि 5 बोलियां जो हैं कौन कौन सी हैं। 5 बोलियों में मैंने आपको बताया था कि 5 बोलियां कौन कौन सी पश्चिमी हिंदी की। इसमें एक बताई थी मैंने आपको, कौरवी। कौन सी बताई थी भाई? कौरवी बताई थी। कौरवी के बाद मैंने कहा था कि कौरवी के साथ साथ इसका दूसरा, कौरवी का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? खड़ी बोली। क्या बताया था भाई? खड़ी बोली इसका दूसरा नाम बताया था। फिर मैंने कहा था एक और बोली आती है इसमें, कौन सी आती है? एक आती है साहब हरियाणवी। कौन सी आती है भाई? हरियाणवी बताई थी। अरे बताई थी या नहीं? बताई थी भाई, देखो एक बार ध्यान से पढ़ो। इसके बाद मैंने क्या बताया था? हरियाणवी के बाद अगर बात की है तो एक बताई थी मैंने आपको, ब्रज। कौन सी है साहब? ब्रज। ब्रज के बाद अगर बात की है तो कौन सी हो जाएगी? ब्रज के बाद एक और मैंने बताई थी आपको, बुंदेली। और बुंदेली के बाद मैंने आपको जो बताई वो कौन सी बताई आपको? वो बताई मैंने मेरे लाल, कन्नौजी। कौन सी बताई मेरे भाई? कन्नौजी। तो इसका मतलब ये हुआ 5 बोलियां रही आपके पास। 5 बोलियों में एक रही आपकी कौरवी। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। और ध्यान रखना, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी का दूसरा नाम है मेरे भाई बांगरू। क्या है साहब? बांगरू दूसरा नाम है। आपको दिख रहा है ना? दिख तो रहा है ना? या थोड़ा सा डार्क कलर लो साहब, चेंज करते हैं इसको। क्या नाम है साहब?
हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। दिख रहा है? ठीक है, बांगरू। बांगरू हो गया हरियाणवी का दूसरा नाम। ब्रज का दूसरा नाम क्या बताया? ब्रज का दूसरा नाम मैंने बताया था आपको अंतर्वेदी। क्या नाम बताया? अंतर्वेदी बताया था। अंतर्वेदी के बाद अगर बात किया इसका एक और नाम बताया था ब्रज का, एक और नाम बताया मैंने, क्या बताया? काव्य भाषा। ध्यान रखना, ब्रज किस रूप में ज्यादा प्रचलित है? काव्य भाषा के रूप में अधिकतर प्रचलित है। इसके बाद अगर बात की जाए कि भाई बुंदेली का दूसरा नाम क्या बताया? बुंदेली का दूसरा नाम बताया था मैंने बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी किसका नाम बताया था मैंने? बुंदेली का दूसरा नाम कन्नौजी। तो कन्नौजी थी अपने आप में। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो आपको उत्तर मिल ही गया होगा कि ब्रज किसके अंतर्गत आती है भाई? ब्रज आती है आपकी किसके अंतर्गत? 5 जो बोलियां हैं उनमें एक ब्रज है। 5 बोलियां किसकी हैं साहब? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां किसकी हैं साहब? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। उन 5 बोलियों में से एक है आपकी ब्रज। तो आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। इसका उत्तर क्या मिलेगा साहब आपको? कहाँ गया साहब? पश्चिमी हिंदी। इसका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी। तैयार हैं साहब आगे बढ़ने के लिए? देखो एक बार मैंने इसके बाद कहा था, क्या कहा था? देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपसे कहेगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? आप बता पाएंगे? इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ भाई? आसानी से बताओ, आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बताओ साहब कौन सी बोली आती है? क्या मेवाती आती है? नहीं आती मेरे भाई, मेवाती तो मैंने आपको बताया ही नहीं अभी। मेवाती नहीं आती। 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं मैंने अभी बताया आपको। कौन कौन सा? कौबा ब्रबुक बताया था। कौबा ब्रबुक मैंने आपको वहां ट्रिक बताई है। ट्रिक के साथ मैंने आपको पूरी भाषाओं और बोलियों के बारे में अध्ययन कराया है। कौबा ब्रबुक, कौबा ब्रबुक का मतलब मैंने आपको बताया था। 2-4 बार नाम बोलो अपनी आप याद हो जाएगा। देखो भाई कौर का मतलब क्या बताया मैंने अभी? कौरवी, कौरवी बताया। बा का मतलब क्या बताया? बांगरू, बा का मतलब क्या हो गया? बांगरू। ब्र का मतलब क्या हो गया? ब्रज, ब्र का मतलब क्या हो गया भाई? ब्रज। बो का मतलब हो गया बुंदेली। क्या हो गया भाई? बुंदेली। बुंदेली के बाद का मतलब क्या हो जाएगा? कन्नौजी। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि कौवा प्रमुख में आप देख पाएंगे कि क्या मेवाती आती है? नहीं। क्या बघेली आती है? नहीं आती है। मगही आती है? नहीं आती। तो ये किस किस की बोलियां हैं? ये किस किस की बोलियां हैं? तो इसमें भी चर्चा कर ली जाए। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका कन्नौजी। क्या है सही उत्तर इसका? कन्नौजी सही इसका उत्तर है। लेकिन ये मेवाती किसकी है? तो मेवाती जो है मेरे भाई ये है राजस्थानी की। किसकी है साहब? राजस्थानी की है। और बघेली किसकी है? अरे भाई अवच बताया था मैंने, अवच, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। किसका बताया था? पूर्वी हिंदी का। ये किसकी बोली है भाई? पूर्वी हिंदी की। किसकी है मेरे भाई? पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की बताई थी। मगही किसकी है? अरे भोजपुरी मैम से बताया था मैंने। भोजपुरी मैम का मतलब माँ का मतलब मगही, मगही कहे तो मगधी भी। इस मगही को हम किस और नाम से जानते हैं? मगधी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा ये मगही या मगधी किससे संबंध रखती है? तो आपको बता दिया जाए, ये जो संबंध रखती है ये रखती है साहब बिहारी से संबंध रखती है। भोजपुरी में मैं आपको बताया था, भोजपुरी में मैं आपको ट्रिक बताई थी। इसकी बिहारी जो बोली है, बिहारी जो भाषा है उसकी ट्रिक बताई थी मैंने भोजपुरी में। 3 बोलियां आती हैं बिहारी के अंतर्गत। देखो कौन कौन सी बोलियां आती? मैंने आपको बताया था भोजपुरी, बिहार, भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही। चलें सब आगे। इसका सही उत्तर मिलेगा आपको। क्या हो गया इसका सही उत्तर? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कन्नौजी। चलें भाई आगे। देखो निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो देखो साहब एक बार पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? क्या ब्रज है? क्या ब्रज है या कन्नौजी है या बुंदेली है या मगही है? मैंने भी आपको बताया मगही मगधी किसकी है? मगही मगधी किसकी है साहब? पूर्वी हिंदी की है। मगही मगधी किसकी है मेरे भाई? पूर्वी हिंदी की है। और बुंदेली किसकी है?
तो बुंदेली मैंने आपको क्या बताया, बुंदेली, बुंदेली बोली किसकी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। कौन सी साहब, ये रही आपकी बुंदेली। कन्नौजी का संबंध भी किससे है साहब, पश्चिमी हिंदी से है। और ये पूछना चाह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, और ब्रज का संबंध भी किससे है साहब, पश्चिमी हिंदी से है। तो नहीं वाली कौन सी मिल जाएगी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मगही। सही उत्तर क्या हो जाएगा, मगही। डी उत्तर आपका सही है, मगही इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, मगही। चलें सब आगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, नंबर 4। नंबर 4 की अगर बात की जाए, देखो नंबर 4 में हम बात करें कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो भाई पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है। पश्चिमी हिंदी का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने कहा था कि पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है। देखो भाई कौन सी अपभ्रंश से पूछ रहा है। अपभ्रंश पहले ये जान लो कि अपभ्रंश होती कितनी है, अपभ्रंश जो होते हैं वो कितनी है और किस व्यक्ति के अनुसार कितनी मानी जाती है, ये भी आपको सामान्यता मिल जाएंगी। अपभ्रंश में मैंने आपको एक बताया है, कौन सी साहब, एक बताया मैंने मेरे भाई सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सी बताई है साहब, सौरसेनी अपभ्रंश। नंबर 2 की बात की है तो एक मैंने आपको बताई है, कौन सी, अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सी है साहब, अर्ध मागधी। और एक आधी मागधी है तो एक पूरी मागधी भी होगी, मतलब मागधी केवल। तो एक हो गया अर्धमागधी और एक हो गया मागधी। इसके बाद अगर बात की जाए नंबर 4 पे, तो कौन सी आ जाएगी साहब, एक आ जाएगी, कौन सी आ रही है भाई, खस भी आ रही है। खस के साथ साथ बात की है, नंबर 5 में हम पढ़ते हैं साहब ब्राचड़ को भी पढ़ते हैं। ब्राचड़ पढ़ते हैं साहब, बिल्कुल पढ़ते हैं। एक और पढ़ लेते हैं, कौन सी साहब, 6 छठी कौन सी है, महाराष्ट्री। महाराष्ट्री से कौन सी निकलती है, मराठी भाषा जो निकलती है वो महाराष्ट्री से निकलती है। देखो महाराष्ट्री 6 हो गई है। 7वीं जो भोलानाथ तिवारी के अनुसार मानी जाती है, 7वीं कौन सी है साहब, पैसाची। पैसाची, बात समझ पा रहे हैं ना, पैसाची किसके अंतर्गत आती है, पैसाची जो है अपभ्रंशों के अंतर्गत आती है। और पूछ रहा है साहब पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति, ओहो, इसका मतलब ये और अंदर पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि क्या आपने इसका अध्ययन डीपली किया है, आपने क्या इसके अंतर्गत भी पढ़ा या नहीं पढ़ा है। देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ ठीक है साहब। देखो ये पूछना चाह रहा है सौरसेनी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो मैंने आपको बताया था, कौन सा क्या बताया था भाई, मैंने आपको कहा था कि सौरसेनी के अंतर्गत एक तो आती है पश्चिमी हिंदी। कौन सी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है। और कौन सी आती है, राजस्थानी भी आती है साहब। राजस्थानी के साथ और कौन सी आती है, गुजराती। ये 3 भाषा किसके अंतर्गत आती, सौरसेनी के अंतर्गत। इसके बाद की जाए अर्धमागधी में कौन कौन सी आती है, तो इसके अंतर्गत आती है साहब आपकी पूर्वी हिंदी। कौन सी आती है मेरे भाई, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बाद अगर बात की जाए कि मागधी के अंतर्गत कौन सी आती है, मागधी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था बउआ बिहारी। क्या क्या बताया था, बांग्ला, बांग्ला के साथ क्या बताया, उड़िया, उड़िया के साथ क्या बताया, असमिया, असमिया के साथ क्या बताया, बिहारी, असमिया के बाद क्या बताया मैंने, बिहारी। कैसा बिहारी, आप याद रखेंगे बउआ बिहारी। कैसा बिहारी भाई, बउआ बिहारी। कुछ नया नहीं किया है मैंने, पहले पहले वर्ण को उठाया, बा उ आ बना दिया, ब उ आ बिहारी। कैसा बिहारी, बउआ बिहारी। का संबंध किससे है, तो आप उत्तर देंगे साहब मागधी से। अच्छा, खस के अंतर्गत कौन सी आती है साहब, पहाड़ी। खस के अंतर्गत आने वाली वो भाषा कौन सी है, पहाड़ी। ब्राचड़ के अंतर्गत कौन सी आती है, ब्राचड़ के अंतर्गत आती है भाई सिंधी। सिंधी भी आती है और पंजाबी भी आती है। सिंधी और पंजाबी, सिंधी और पंजाबी किसके अंतर्गत आती है, ब्राचड़ के अंतर्गत आती है। अच्छा, महाराष्ट्री में कौन सी आती है, मराठी आती है। मराठी का संबंध किससे है साहब, महाराष्ट्री से है। पैसाची का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे साहब पैसाची के अंदर आती है एक लहंदा। कौन सी आती है, लहंदा। और पंजाबी, ये भोलानाथ तिवारी ऐसा मानते हैं कि ये इसमें नहीं, इसमें आती है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपसे कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति मेरे भाई किससे हुई है, किससे हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। किससे हुई है भाई, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। सौरसेनी कहाँ है भाई, है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलें सब आगे, आगे देखा जाए। देखो भाई आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भाषा को बोलते समय
होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? बताएं साहब, होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, ये पूछना चाह रहा है। तो देखो भाई मैं आपको बता दूं, आरोह और अवरोह तो आप जानते हैं, संगम भी आप जानते हैं, अनुतान कहते हैं साहब इसको। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अनुतान। इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुतान हो जाएगा। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब आपसे? अगला क्वेश्चन देखो भाई, आ जाओ भाई। देखो कह रहा है ये, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी की जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली मतलब कहें तो कौन सी? कौरवी। कौरवी का संबंध कौन से अपभ्रंश से है? तो मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का संबंध किससे है? कौन सी अपभ्रंश से है? सौरसैनी से। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आई 5, कौन कौन सी? कौवा बरबुक। कौवा बरबुक का मतलब पहला कौन सा है? कौरवी। कौरवी कहें तो खड़ी बोली, और खड़ी बोली का संबंध किससे है साहब? सौरसैनी से। किससे है साहब? सौरसैनी से। ध्यान रखना, इसने बीच का क्वेश्चन बिल्कुल उड़ा दिया भाई। यहाँ पे बीच का क्वेश्चन कैसे उड़ा दिया गया? देखो एक साइड में रहती है आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश से निकलती है आपकी उपभाषा, मतलब भाषा निकलती है, उसमें 5 आपकी उपभाषा है। और उपभाषाओं के अंतर्गत क्या आती हैं आपकी? आपकी इसके अंतर्गत क्या आती हैं? आपकी भाषाएं या बोलियां, बोलियां आती हैं इसके अंतर्गत। बोलियां जो आती हैं, अभी बताओ अपभ्रंश यहाँ कौन सी चल रही थी आपकी? सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी से कौन सी निकलती है? सौरसैनी से 2 निकलती है, कौन कौन सी? एक निकलती है साहब आपकी कौन सी? पश्चिमी हिंदी। एक निकलती है पश्चिमी हिंदी और एक निकलती है राजस्थानी। 2 उपभाषा ऐसी हैं जो सौरसैनी अपभ्रंश से निकलती हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? खड़ी बोली। भाई खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो मेरे भाई बात समझो, यहाँ को बिल्कुल एकदम बीच वाली बात को उड़ा दिया गया। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि खड़ी बोली का जो संबंध है वो किस अपभ्रंश से है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन से अपभ्रंश से है? सौरसैनी अपभ्रंश से है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है साहब, आगे बढ़ा जाए। देखो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई कुछ क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहे, इसका मतलब ये है कि आपने जो क्लासों को किया है वो मन से नहीं किया है मेरे भाई। अगर आपने मन से की होती क्लासें तो आप अच्छे से उत्तर दे पा रहे होंगे। समझ रहे हैं ना इस बात को आप? देखो 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 भाई आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है? 7वां क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली। खड़ी बोली निकली है, किससे निकली है? खड़ी बोली जो निकली है, मैंने अभी आपको बताया खड़ी बोली का तो बताया था, किसने बताया? आप देखो बीच वाली बात आ गई। मैंने 3 पॉइंट बताया था, इधर बताया था क्या आपको? अपभ्रंश। बीच में क्या बताया? उपभाषा। और इधर बताया क्या? बोली। बोली कौन सी है? खड़ी बोली। किससे निकली है? किससे निकली? पश्चिमी हिंदी से। मानो इसका सही उत्तर पश्चिमी हिंदी। मिल गया ना? मिल गया पश्चिमी हिंदी उत्तर। हाँ जी, बात कैसी लगी? बात समझ में आई नहीं आई? आ रही है बात समझ में? तो बस आगे बढ़ाते जाओ। देखो भाई अगर आपसे कहा जाए कि अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, पता चल रहा है ना आप कितने पानी में? हाँ पानी में पता चलना चाहिए कितने पानी में, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम उड़ रहे हैं आकाश में, आपको लगेगा नहीं। जब आप आकाश में उड़ रहे होंगे तो आपको कभी महसूस नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत पढ़ चुके हैं तो एक बार आओ फिर से एक बार मुलाकात करते हैं प्रश्न से। क्या कह रहा है भाई? प्रश्न कह रहा है मुलाकात में कि देखो भाई, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ध्यान रखना, हिंदी का जो मानक रूप लिया जाता है वो किससे लिया जाता है? खड़ी बोली से लिया जाता है। किससे लिया जाता है भाई? खड़ी बोली से। कहाँ है इसका खड़ी बोली? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। इसका मतलब ये है कि हिंदी का जो मानक रूप है, मतलब मानक रूप हम कहें तो मानकीकृत वाला जो रूप है वो किससे लिया गया है? क्या मतलब कहाँ से लिया, किससे विकसित हुआ है? तो आप कहेंगे खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ठीक है साहब, आगे बढ़े। देखो भाई मैंने कहा अगला क्वेश्चन आ रहा है साहब आपके सामने, कौन सा है? हिंदी की विशिष्ट बोली। ओ हो, वाह वाह क्या बात है। हिंदी की विशिष्ट बोली, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की जो विशिष्ट बोली है कौन सी है? ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना मेरे भाई, राजभाषा क्या होती है? कौन सी होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये कौन सी होगी? नेशनल लैंग्वेज। लेकिन हमारी हिंदी की जो ब्रज भाषा है वो किस रूप में ज्यादा प्रचलित है? काव्य भाषा।
क्योंकि काव्य अधिकतर लिखा गया है ब्रजभाषा में, तो काव्य भाषा के रूप में अधिकतर प्रचलित है। चलें साहब आगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने 10वां क्वेश्चन, ये 9वां था क्या था भाई, ये हाँ 9वां ही था। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन कह रहा है मथुरा आगरा धौलपुर। लो साहब एक और क्वेश्चन आ रहा है, देखो इस पे एक बार। मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ऐसी कौन सी बोली है जो इस क्षेत्र में बोली जाती है? क्या अवध का क्षेत्र इधर पड़ता है भाई? नहीं पड़ता, ये तो इसका गलत उत्तर हो गया। अवध का क्षेत्र नहीं पड़ता। खड़ी बोली मैंने बताया था मेरठ के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, ये भी नहीं पड़ता भाई। बांगरू, अरे ये तो हरियाणवी में गया भाई, हरियाणवी में गया, ये भी गलत उत्तर इसका उत्तर है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ब्रज भाषा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कोई आपको प्रश्न में डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, और साथ साथ आप जब भी वीडियो देखें साथ साथ उत्तर जरूर लिखते रहें, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें हम कितने पानी में थे। अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है साहब, देखो आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन कहाँ गया? आ जाओ भाई। देखो बांगरू क्या कह रहा है? बांगरू भाषा। लो साहब अभी तो आपको बताया ही था, बांगरू भाषा का मतलब क्या कहें? हरियाणवी। बांगरू का दूसरा नाम क्या है साहब? हरियाणवी है। बांगरू का दूसरा नाम अगर हरियाणवी है तो पूछ रहा है भाषा, ये बांगरू भाषा जो है ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? क्या कर्नाटक में बोली जाती है? अरे भाई कर्नाटक में तो हिंदी बोली नहीं आती है, तो इसका वैसे ही गलत उत्तर हो जाएगा। बिहार में बोली आती है लेकिन बिहारी बोली आती है। बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? भोजपुरी, मैथिली और मगही, वो तो आती नहीं हरियाणवी वाली तो। अच्छा, क्या तमिलनाडु में बोली आती है? ना जी ना, तमिलनाडु में भी नहीं बोली आती। फिर बोली कहाँ आती है साहब? ये बोली आती है आपकी कौन सी? हरियाणा में। कहाँ बोली आती है साहब? हरियाणा में। नाम से पता चल रहा है, क्योंकि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। बांगरू का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी। इसके साथ साथ इधर जाटू बोली भी बोली आती है। कौन सी बोली आती है इधर? जाटू भी नाम पढ़ने को मिल जाता है आपको, ये भी इसी से संबंध रखती है हरियाणवी से। ठीक है, चलें साहब आगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 12वां क्वेश्चन क्या लेके आ रहा है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में, पूर्व के वाले क्षेत्र में कौन सी ऐसी बोली है जो नहीं बोली जाती है? बताएं साहब। क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में। अरे पूर्वी हिंदी की मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? पूर्वी हिंदी से अवधी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली, बघेली छत्तीसगढ़ी, तीनों का संबंध मैंने आपको बताया था। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। और मैंने आपको एक शॉर्ट बताया था, क्या बताया था? अबक्ष। क्या बताया था भाई? अबक्ष। अबक्ष का मतलब क्या हो गया? अबक्ष का मतलब हो गया मेरे भाई, अ का मतलब क्या हो गया? अवधी, बा का मतलब बघेली, छा का मतलब छत्तीसगढ़ी। इसका मतलब ये है कि पूर्व हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। इसका मतलब मिल गया आपको उत्तर तो मिल गया होगा। अवधी भी मिल गया, छत्तीसगढ़ी भी मिल गया, बघेली। कह रहा है नहीं वाली कौन सी है? मिल गया सा उत्तर, कौन सा बचा? जयपुरी। जयपुरी कहाँ बोली जाती है भाई? जयपुरी का स्थानीय नाम समझ लो, ये राजस्थान में बोली जाती है लेकिन इसका स्थानीय नाम क्या है? राजस्थान में बोली जाती है लेकिन इसका स्थानीय नाम क्या है? तो समझ लो इसका स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी इसका स्थानीय नाम है, जो जयपुर कहाँ पर, मतलब राजस्थान के पूर्व वाले क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी क्षेत्र में, हाँ पूर्वी क्षेत्र हुआ नहीं, बिल्कुल। देखो साहब अब इसके बाद अगर बात की है 12वें क्वेश्चन के बाद 13वें क्वेश्चन की बात हम करने जा रहे हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो साहब, लगा पा रहे हैं ना आप अंदाज कितने पानी में? क्लास करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फर्क पड़ता है कि आप कितने क्वेश्चन को कितने कम समय में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आपने कितनी भी सारी क्लास की हो, अगर आप कम समय ले रहे हैं क्वेश्चन करने में तो आप बहुत अच्छे हैं, और नहीं ले रहे हैं तो प्रयास करें। अगर आप कम समय नहीं ले रहे हैं, ज्यादा समय ले रहे हैं, तो आप प्रयास करें कि कम समय लिया जाए। इसका मतलब ये आपको और थोड़ा गहनता से पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा समय देना पड़ेगा पढ़ाई को। देखो भाई, देखो एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है भाई, किससे विकसित हुई है? पैसाची से हुई है, अर्धमागधी से हुई है, शौरसैनी से हुई है, या मागधी से हुई है? अब बताएं साहब, पैसाची, अर्धमागधी, शौरसैनी, मागधी। क्या बताया था मैंने? पूर्वी हिंदी। अरे पूर्वी हिंदी का मैंने बताया था इधर
ऐसी कौन सी अपभ्रंश है, ऐसी कौन सी अपभ्रंश है जिसमें जिसमें क्या उड़ रहा है, पेपर बोलता नहीं है, पेपर में लिखा हुआ आता है। मैंने बताया पेपर में लिखा हुआ आता है, इसका मतलब पेपर कहेगा भाई देखो रा उड़ रहा है, इसमें क्या उड़ रहा है, रा। ऐसी कौन सी बोली है जिसमें रा उड़ता है, तो उसका नाम है पूर्वी हिंदी। ऐसी कौन सी बोली है, पूर्वी हिंदी। केवल ऐसी बोली जिसमें केवल और केवल अकेले रा उड़ा के साथ रखती है, ऐसी कौन सी बोली होगी, अब भाषा होगी आपकी, ऐसी कौन सी भाषा होगी आपकी, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है, तो पूर्वी हिंदी विकसित हुई है किससे भाई, कहा गया अर्धमागधी से। ढूंढ लो इसका उत्तर और लगा लो, 1 नंबर पा जाओ साहब। एक बार आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से कर पा रहे हैं ना क्वेश्चन का उत्तर। देखो आप अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है, अवधि, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है, बताया था। अवधि किसकी है साहब, अरे मैंने बताया अवक्ष, क्या नाम बताया मैंने भाई, अवक्ष। आ का मतलब अवधि, आ का मतलब अवधि, बा का मतलब बघेली, बा का मतलब क्या बताया, बघेली। छा का मतलब छत्तीसगढ़ी, छा का मतलब क्या हो गया साहब, छत्तीसगढ़ी। तीनों का संबंध किससे है, पूर्वी हिंदी से है साहब, किससे है, पूर्वी हिंदी से है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये तीनों बोलियां आती हैं। देखो ढूंढ, पूर्वी हिंदी ये रही, पूर्वी हिंदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलें साहब आगे, अवधि का संबंध ध्यान रखना, एक अवधि हो गया आपका, इस अवधि का मतलब होता है भाषा या बोली, लेकिन इस वाली अवधि का मतलब क्या होता है, इस अवधि का मतलब इसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है साहब, समय। समय के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो ये वाला अवधि है, और ये अवधि किसके लिए, बोली या भाषा के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, वो आपका ये वाली अवधि है। ठीक है साहब, आगे बढ़ा जाए, बात समझ में आ रही है ना, यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहाँ गया भाई, 15वां क्वेश्चन, हाँ 15वां क्या हुआ, हाँ क्वेश्चन स्टार्ट है, 15वां क्वेश्चन है भाई, 15वां ये और गलत पड़ गया इस पे, 15वां क्वेश्चन है ये, क्या है 15वां, 15वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से, अरे मेरे भाई अभी बताया, अवच बताया, अवच, अवच में बा का मतलब क्या बताया, बघेली, बा का मतलब क्या बताया, बघेली। और संबंध किससे बताया, पूर्वी हिंदी से, किससे बताया साहब, पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी कहाँ है भाई, ढूंढो, ये रही आपकी पूर्वी हिंदी। क्लियर है ना बात, ये रही आपकी पूर्वी हिंदी। आगे बढ़ते हैं साहब, आगे अगला क्वेश्चन आ रहा है 16वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी। लो साहब, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा भाई, अरे अभी तो बताया, किससे बताया, पूर्वी हिंदी से, किससे बताया, पूर्वी हिंदी से। आगे बढ़ा जाए, देखो क्वेश्चन तो कर पा रहे होंगे आप, देखो भाई एक बार, हाँ हाँ लो साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाड़ौती, हाड़ौती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, हाड़ौती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, आपको उत्तर देना है इसका। देखो साहब, मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले मैं चर्चा कर रहा था, जयपुरी की बात कर रहा था, तो समझ लो कि ये रहा आपका राजस्थान, क्या बोलते हैं, म्हारो राजस्थान। ये आपका उत्तर वाला एरिया है, ये दक्षिण का एरिया है, ये आपका पूर्व वाला भाग कह सकते हैं इसको, और हम क्या कह सकते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, पश्चिम वाला भाग। पूर्व क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी बोली है, इधर है साहब आपकी जयपुरी। कौन सी है मेरे भाई, जयपुरी। क्या नाम है साहब, जयपुरी। जयपुरी के साथ अगर बात की है, जयपुरी के साथ साथ और कौन सी बोली बोली जाती है, हाँ जयपुरी के साथ साथ और कौन सी बोली बोली जाती है, देखो भाई, हाँ जयपुरी का दूसरा नाम पूछ रहा है क्या, जयपुरी का दूसरा नाम क्या होता है, मैंने अभी आपको ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। ठीक है, इधर कौन सी बोली जाती है, पश्चिमी, पश्चिमी बोली जाती है आपकी मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी ये बोली जाती है साहब, मारवाड़ी। उत्तर में कहे तो उत्तर में कौन सी रहेगी आपकी, रहेगी आपकी मेवाती। कौन सी रहेगी भाई, मेवाती। नहीं दिख रहा कलर, लो साहब कलर थोड़ा लेके आते हैं इसके सामने, हल्का कलर, कौन सा हो गया, मेवाती, मेवाती। और दक्षिण में कौन सा हो गया, मालवी। दक्षिण में कौन सा हो गया भाई, मालवी हो गया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मेवाती और मालवी हो गया, आपसे पूछ क्या रहा है,
आपसे पूछ रहे हैं हाड़ौती, हाड़ौती की बात ही नहीं की मैंने। ये 4 प्रमुख बोलियां हैं, ये राजस्थान की 4 प्रमुख बोलियां हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य एक बात और है, मैंने आपको बताया था इन चारों बोलियों के बारे में कि इनके साथ साथ कुछ और भी ऐसी बोलियां हैं जो इनके साथ साथ और भी इसी क्षेत्र में बोली जाती हैं। इनको अगर छोड़ दिया जाए, ये रही आपकी प्रमुख बोलियां, लेकिन इन प्रमुख बोलियों को छोड़ दिया जाए तो इस क्षेत्र में, जयपुरी वाले क्षेत्र में कहें तो पूर्वी क्षेत्र में एक और बोली बोली जाती है जिसका नाम क्या है, हाड़ौती। क्या नाम है साहब, हाड़ौती। हाड़ौती बोली जाती है। अच्छा, इनके साथ साथ कौन सी बोली जाती है तो समझो, इनके साथ मेवाती के साथ इधर कौन सी बोली जाती है, अहिरवाटी, अहिरवाटी उत्तर में। इधर कौन सी बोली जाती है, शेखावटी, मारवाड़ी इत्यादि, शेखावटी। इधर कौन सी बोली जाती है, मालवी के साथ, मालवी के साथ रही आपकी निमाड़ी। कौन सी रही भाई, निमाड़ी। बात क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। देखो साहब, कह रहा है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थानी का संबंध है। किससे संबंध है, हाड़ौती बोली का संबंध किससे है, राजस्थानी से। और किस क्षेत्र से है, तो आप कहेंगे पूर्वी वाले क्षेत्र से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये क्या है, म्हारो राजस्थान, म्हारो राजस्थान। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या लेके आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है और बताएं साहब इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली ऐसी है जो राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है। हाँ जी, तैयार हैं साहब बताने के लिए, बता दो। राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है, मैंने अभी आपको बताया पूरा फर्मा सेट करके। क्या बताया मैंने आपको, बताया कि पूर्व वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है, यहां ध्यान दो, पूर्व वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है, राजस्थानी के पूर्व वाले क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, जयपुरी। और जयपुरी का दूसरा नाम क्या है, जयपुरी का स्थानीय नाम या दूसरा नाम है आपका ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी के साथ साथ पश्चिम वाले क्षेत्र में देखेंगे तो कौन सी बोली जा रही है, मारवाड़ी। उत्तर वाले क्षेत्र में कौन सी बोली जा रही है, मेवाती। और दक्षिण वाले क्षेत्र में कौन सी बोली जा रही है, मालवी। ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको, ट्रिक में बताया था कि मेवाती और मालवी को कैसे याद रखेंगे। नहीं रही ट्रिक याद तो एक बार क्लास को फिर से देख लेना, और जिन्होंने क्लास को नहीं देखा है वो क्लास को देख लेना, कैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको पूरा याद कराया है। देखो साहब, तो मैंने बताया था आपको कि राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। मैंने क्या बताया, क्या मारवाड़ी का नाम लिया, लिया साहब। क्या मेवाड़ी का नाम लिया, लिया, मेवाड़ी वाले क्षेत्र हो गया। और मेवाती का नाम लिया, बिल्कुल लिया साहब। क्या मगधी का नाम लिया मेरे भाई, नहीं जी नहीं, ये नहीं लिया। इसका मतलब यही है कि नहीं पूछ रहा है ना, अगर नहीं पूछ रहा है इसका मतलब ये है आपका सही उत्तर मगधी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका सही उत्तर मगधी ही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, देखो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, फिर से क्वेश्चन आ रहा है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आ रहा है जयपुरी का स्थानीय नाम। वाह वाह क्या बात है, लो जयपुरी का स्थानीय नाम, इतनी देर से चल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ढूंढाड़ी इसका स्थानीय नाम है, ढूंढाड़ी इसका स्थानीय नाम है। समझ ही नहीं रहे हो बात को, कहाँ सो रहे बैठे हो। देखो एक बार, अरे सोते सोते वीडियो देख लो, क्या दिक्कत आ रही है, क्लास करनी है ना। ईयरफोन लगाओ कान में, आराम से सुनने दो, चलने दो काम। देखो एक बार, ढूंढाड़ी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुरी का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलें साहब आगे। अच्छा देखते हैं भाई आगे, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, बताएं साहब। कौन सी बोली ऐसी बिहारी की नहीं है, ढूंढो। बिहारी में आती कौन कौन सी, पहले ये बात करो। बिहारी उधर मत देखो, पहले ये बताओ बिहारी में आती कौन कौन सी। बिहारी में आती है भोजपुरी में। बिहारी में कौन कौन सी आती है, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली 3 बोलियां। किसकी 3, कितनी बोलियां, 3 बोलियां। 3 बोलियां जो है मेरे भाई, कौन कौन सी 3 बोलियां हैं तो समझ लो एक बार। एक हो गया अवधि, कौन सा हो गया, अच्छा बिहारी की है, भोजपुरी हो जाएगा। क्या बताया था, भोजपुरी मैम बताया था मैंने आपको, भोजपुरी मैम मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया है। भोजपुरी का मतलब भोजपुरी, मैं का मतलब मैथिली, मैथिली हो जाएगा। और इसके बाद मगही, मगही का दूसरा नाम क्या बताया, मगधी, मगही का दूसरा नाम क्या बताया भाई, मगधी। यहाँ तो कोई दिक्कत, उत्तर मिल गया होगा आपको। क्या उत्तर मिला, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, क्या भोजपुरी है साहब, क्या मगही है साहब, मैथिली है, क्या जयपुरी है, ना जी ना, जयपुरी ना है भाई, जयपुरी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब यह है कि जयपुरी ही आपका सही उत्तर है। देखो भाई आगे,
अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, 21वां क्वेश्चन फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। और देखो ये क्या रहा है भाई अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं हो वाह भाई वाह, उत्तर प्रदेश के निवासी बताओ साहब कौन सी बोली ऐसी है जो आपके उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। भाई अगर कोई बाहर का व्यक्ति देख रहा है, उत्तर प्रदेश से बाहर के व्यक्ति हैं, वो बताने का प्रयास करें, बताओ उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। क्या खड़ी बोली बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है, क्योंकि मैंने इसका नाम क्या बताया, मैंने इसका नाम दूसरा नाम क्या बताया, कौरवी। कौरवी ये रही आपके मेरठ के आसपास वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है, ये खड़ी बोली। ब्रजभाषा का दूसरा नाम क्या बताया, अंतर्वेदी के साथ एक और नाम बताया जिसका नाम क्या था, काव्य भाषा। क्या नाम था, काव्य भाषा। क्लियर है भाई बात। देखो और कन्नौजी तो बोली जाती है कन्नौज वाले क्षेत्र में, कन्नौज का पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो तीनों बोलियां तो आपके समझ में आ गई होंगी, कन्नौजी भी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है और ब्रज भी बोली जाती है। तो पूछना क्या चाह रहा है, पूछना ये चाह रहा है भाई, देखो इसको हटाऊं, पूछना ये चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है। आपने तो अभी हाँ वाली बता दी, ये पूछ रहा है कौन सी नहीं है, कहाँ की साहब, उत्तर प्रदेश की। तो मेरे भाई समझ लो इस बात को, जयपुरी कहाँ की है, जयपुरी रही आपकी राजस्थान की। कहाँ की है साहब, रही राजस्थान की बोली रही। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई आगे चलते हैं, इसका सही उत्तर आपको मिल गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। अगर आप इतने में भी इसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो समझ लो आप थोड़ा सा अपने आप को धिक्कारो और फिर पढ़ाई पे लग जाओ एक बार। कोई भी मोटिवेशन आपको बाहर से मिलता है तो केवल और केवल कुछ सीमित समय तक रहता है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ध्यान भटका दे, आपका ध्यान भटका के आपको केवल आपके मार्ग को लाने का प्रयास करे, लेकिन आपको आपके अंतर्गत जब तक आंतरिक आपके अंतर्गत नहीं आएगा, आंतरिक ऊर्जा से आपको नहीं मिलेगी शक्ति, तब तक आप स्वयं से प्रभावित नहीं हो सकते। बात समझ पा रहे हैं ना मेरी, कहने का मतलब आपको खुद से ही मेहनत करनी होगी। और कैसे मेहनत करनी होगी, मेरे साथ ध्यान रखो भाई, कौन सी एक पहाड़ी बोली है ये पूछ रहा है। देखो पहाड़ी बोलियों में क्या होता है, मैंने पहाड़ी बोलियों में मैंने आपको बताया, पहाड़ी बोली में मैंने आपको बताया पहाड़ी के अंतर्गत कितनी बोलियां, तो मैंने कहा 3 बोलियां। कितनी बोलियां साहब, 3 बोलियां हैं पहाड़ी के अंतर्गत। अब कौन कौन सी हैं, तो आपका उत्तर होगा साहब, एक तो है भाई मेरे नेपाली। नेपाली के बाद अगर बात की जाए, नेपाली के बाद कौन सी एक है, गढ़वाली। कौन सी है साहब, गढ़वाली। और एक कौन सी हो जाएगी, कुमाऊनी, मतलब जिसे हम कुमाऊनी, कुमाऊनी। देखो कितनी हो गई, 3 हो गई। क्या बांगरू, अब एक बात बताओ, क्या मैंने इन तीनों में से कोई मिल रही है, अब पूछ रहा है पहाड़ी की, क्या तीनों में से दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही ना। तो मेरी बात को समझो, जब कभी ऐसा प्रश्न कभी फंसा है आपके सामने कि आपके सामने उत्तर नहीं मिल रहा हो, तो बात करो ना, क्वेश्चन को काटना सीखो ना, क्वेश्चन को रखो सामने और ऑप्शन काटो, फिर देखो क्या कौरवी पहाड़ी के अंतर्गत आती है, नहीं आती है, तो किसके अंतर्गत आती है, कौरवी किसके अंतर्गत आती है साहब, ये आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है साहब, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। क्या बांगरू आती है, बांगरू किसके अंतर्गत आती है, अरे बांगरू का दूसरा नाम क्या है, हरियाणवी। और हरियाणवी किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। हाड़ौती, हाड़ौती मैंने बताया राजस्थान की है, और राजस्थान के पूर्वी वाले क्षेत्र के साथ बोली जाती है। इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है वो क्या बचा, एक ही शेष बचा, जो शेष बचा वही विशेष है, जो शेष है वही विशेष है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है मेरे भाई, मंडियाली। कौन सी है, मंडियाली। जैसे 4 प्रमुख बोलियां हैं किसकी, राजस्थान की, क्या उसमें कहीं हाड़ौती का नाम आता है, नहीं आता। हाड़ौती का नाम नहीं आता, उसके बावजूद भी हम समझते हैं कि हाड़ौती पूर्व क्षेत्र में जयपुरी के साथ साथ बोली जाती है। इसका मतलब यह है कुछ ऐसी बोलियां जो अन्य उसके साथ साथ बोली जाती है, उन्हीं में से एक पहाड़ी वाले क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, मंडियाली। बात क्लियर है, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, जहां भी जिन जिन प्रश्नों का समाधान चाहिए, कहीं का क्वेश्चन हो उठा लो साहब, ठीक है। तोड़ने का पूरा पूरा प्रयास होगा, पूरा पूरा तोड़नेंगे। देखो मगही, मगही कहे तो मगधी किस उपभाषा की बोली है, मगही किस उपभाषा की बोली है भाई, मगही किसकी रही, अरे राजस्थान की आती है क्या, नहीं आती। क्या पश्चिमी हिंदी में आती है, कोवा प्रभु मैंने आपको बताया, कौरवी, बांगरू, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, क्या इसमें आती है, नहीं आती। क्या बिहारी में आती है, अरे बिहारी में बताया था ना, क्या बताया बिहारी में, बिहारी में मैंने आपको बताया था, क्या बताया, भोजपुरी में, क्या बताया, भोजपुरी में।
भोजपुरी मैम का मतलब मैंने आपको बताया था कि भोजपुरी का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, भोजपुरी। क्या हो जाएगा, भोजपुरी का मतलब भोजपुरी। और मैं का मतलब मैथिली। क्या हो जाएगा, मैं का मतलब मैथिली। और माँ का मतलब क्या हो जाएगा, मगही। क्या हो जाएगा भाई, मगही। तो इसका मतलब आपको उत्तर मिल गया होगा, मगही किसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर क्या होगा, मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिहारी उपभाषा वर्ग की बोली है। तो इसका सही उत्तर आपका बिहारी। चले साहब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24वां क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है एक बार फिर से। और कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती। करो साहब इसका सही उत्तर करो। देखो भाई, मिला साहब उत्तर, देखो एक बार उत्तर मिल गया हो तो लिख भी दिया करो कभी कभी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में, कहां पर साहब, हमारे उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है। नहीं पूछ रहा है, लो साहब फिर से नहीं का क्वेश्चन आया है। क्या अवधी बोली जाती है, बोली जाती है। क्या मैथिली बोली जाती है, रुक जाना, मैथिली नहीं बोली जाती है, क्योंकि मैथिली का संबंध मैंने बताया था अभी। कौन कौन सी, भोजपुरी, मैथिली और मगही का संबंध किससे था, पूर्वी हिंदी का। और पूर्वी हिंदी से, और पूर्वी हिंदी का संबंध किससे, बिहारी से। और बिहारी का संबंध किससे, कौन सी वर्ण से निकली बिहारी, बताओ। बिहारी कौन से वर्ण से निकली है, अरे बांग्ला, उड़िया, समिया, बिहारी, बहुआ बिहारी बताया था। बिहारी किससे निकली है, मागधी अपभ्रंश से। किससे निकली है, मागधी अपभ्रंश से। तो इसका सही उत्तर मांग रहा है, ये पूछ रहा है कि अवधि बोली जाती है, बिल्कुल साहब बोली जाती है। उत्तर तो वैसे ही ऑप्शन देख के पहचान लोगे। अवधि अवध वाले क्षेत्र में बोली जाती है, ब्रज वाले क्षेत्र में ब्रज बोली जाती है, और खड़ी बोली मेरठ वाले क्षेत्र में बोली जाती। तो बचा गया, बचा गया आपका सही उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है। क्या सही उत्तर है साहब, सही उत्तर आपका मैथिली। मैथिली आपका एकदम सही उत्तर है। चलें साहब आगे, ये रहा इसका जो उत्तर रहा, वो रहा मैथिली। आगे बढ़ा जाए, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ रहा है। क्या कह रहा है, देखो भाई, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था भाई, 10 राज्य आप समझ लो समझ लो समझ लो। आपने देखी होगी क्लास तो शायद आपको याद भी रहे होंगे, नहीं देखी होगी हो सकता है पहले याद हो। लेकिन अब आपके आने का समय है कि बताओ वो जो आपने जो याद किया वो क्या था और क्या नहीं है। इसका अगर सही उत्तर दे पा रहे हैं तो आप उसकी वसूली कर पा रहे हैं, वरना वसूली तो फिर समय भी होती है। देखो भाई, हिंदी भाषी प्रदेश के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, कौन सा राज्य नहीं है। तो पहले ये समझ लो, मैंने आपको बताया था कि ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के, मैंने उत्तर प्रदेश के उल्टे हाथ पे स्टार्टिंग की थी। उत्तर प्रदेश के उल्टे हाथ पे क्या है, बिहार। बिहार के जस्ट नीचे झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद एमपी, एमपी कहें तो मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के ऊपर हरियाणा, हरियाणा के ऊपर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी। ये कितने राज्य हो गए, 9। और एक 10वां राज्य है केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका दिल्ली। ऐसे 10 राज्य, ऐसे 10 राज्य जिनमें हिंदी बोली जाती है। अगर आपको 10 राज्य समझने हैं तो क्लासों को देख लेना, मिल जाएंगे वहां पे आपको 10 राज्य, देख लेना भाई। 10 राज्य आपको पूरे ट्रिक से याद कराए हैं, बड़े आसानी से याद कराए हैं, ट्रिक की तो जरूरत ही नहीं है वहां पे। देखो एक बार, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है। बिहार इधर साइड में पड़ गया, बिल्कुल बोली जाती है बिहार में। उसके नीचे झारखंड मिल गया साहब। पूछ के आ रहा है नहीं बोली जाती है, नहीं बोली जाती है। तो एक बार फिर से देखो, नहीं बोली जाती है तो आपका उत्तर क्या बचा, आपका उत्तर बचा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती है। चलें साहब आगे, देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर एक सामने आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये कह रहा है हिंदी आकृति की दृष्टि से, हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है। कभी मैं इसको विस्तार से, ये भाषा विश्व की जो भाषा है, भाषाओं को लेकर के मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा। मतलब कभी नेट JRF आपको कभी देना हो तो उसमें से भी आप बहुत हेल्प मिलती है। भाषा प्रवाह जब हम भाषा विज्ञान में पढ़ते हैं तो वहां पर इसके लिए सहायता मिलती है। क्या सहायता मिलती है कि भाषाओं का जो वर्गीकरण होता है ना, दो प्रकार से होता है विश्व की भाषाओं का।
एक तो हो जाएगा आपका मतलब ये आकृति की दृष्टि से हो जाता है वहां पर, एक तो किससे हो जाता है, आकृति की दृष्टि से होता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सूक्ष्म रूप में, देख लो एक बार। देखो विश्व की जो भाषाएं हैं, विश्व की जो भाषाएं हैं उनका जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से होता है। एक तो हो जाता है कौन सा साहब, एक हो जाता है आपका आकृति की दृष्टि से, और एक हो जाता है आपका कौन सा, पारिवारिक, पारिवारिक मतलब परिवार की दृष्टि से, पारिवारिक कहें तो पारिवारिक, पारिवारिक में जब हम अब परिवार पढ़े थे कि भारत के कितने कितने भाषा परिवार हैं, विश्व के कितने भाषा परिवार हैं, ये सब पढ़े थे हमने। आकृति की दृष्टि से एक होता है योगात्मक, एक कौन सा होता है साहब, योगात्मक। योगात्मक के साथ एक हो जाता है अयोगात्मक। जैसे अयोगात्मक जिसमें योग ना हो, अयोगात्मक, जैसे चीनी तिब्बती वाली भाषाएं जो किसमें आती हैं, सब अयोगात्मक में आती हैं। योगात्मक में भी तीन रूप, योगात्मक के भी तीन रूप, कौन सा साहब, इसमें भी श्लेष श्लिष्ट करके ऐसे आते हैं, श्लिष्ट प्रश्लिष्ट ऐसे करके आपके सामने उत्तर होंगे, ऑप्शन होंगे। इसमें से भी श्लिष्ट के अंतर्गत कई भाग होते हैं, उसमें से भी फिर हम धीरे धीरे करके आते हैं, एक संयुगात्मक हो जाता है, एक वियोगात्मक हो जाता है, उसमें भी हम भाग करेंगे। संयुगात्मक कौन सी है, संस्कृत है। वियोगात्मक कौन सी है, आपकी हिंदी है। तो वियोगात्मक संयोगात्मक करके हम बात करते हैं। तो वियोगात्मक की तो बात ही नहीं हुई है, प्रश्लिष्ट का मतलब नहीं है, प्रश्लिष्ट ये वाला भाग रहा। अयोगात्मक है आपका चीनी तिब्बती आती, ये भी कट गया साहब। अच्छा अश्लिष्ट योगात्मक तो हमारी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे श्लिष्ट के अंतर्गत, क्योंकि श्लिष्ट हो जाएगा, एक प्रश्लिष्ट हो जाएगा और एक अश्लिष्ट हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, लिख देता हूं, एक अश्लिष्ट हो जाता है। इसमें हम जो करते हैं वो श्लिष्ट के अंतर्गत करते हैं। तो श्लिष्ट के अंतर्गत हम बात करेंगे तो श्लिष्ट योगात्मक का है, श्लिष्ट योगात्मक हम कहें तो ऐसे कहें कि हमारी हिंदी इस वाले पार्ट में आती है, इस वाले भाग में आती है। इसमें संयोगात्मक, इसमें भी अंतर्गत भाग करते हैं कि एक होता है अंतर्गत, एक होता है बहिर्गत। इसमें भी अंतर्गत बहिर्गत के अंतर्गत भी दो दो भाग हो जाते हैं, एक संयोगात्मक हो जाता है, एक वियोगात्मक हो जाता है। अगर संयोगात्मक बात करेंगे तो एक भाषा भाषा हो जाती है आपकी, जैसे अरबी भाषा हो जाती है। किसके अंतर्गत, बाहिर अंतर्गत, किसके अंतर्गत, बिहारी, नहीं नहीं बिहारी क्यों, मैं बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कहां से एक श्लिष्ट हो गया, श्लिष्ट, एक अश्लिष्ट हो गया और एक प्रश्लिष्ट हो गया, समझ लो थोड़ा सा। इसमें भी आपका दो हो जाते हैं भाग, एक तो हो जाता है अंतर्मुखी और एक हो जाता है बहिर्मुखी। एक हो जाता है अंतर्मुखी और एक हो जाता है बहिर्मुखी। इसके भी दो पार्ट, एक संयोगात्मक और एक वियोगात्मक। हालांकि आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है अभी, जब कभी आप नेट जेआरएफ के एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपोर्टेंट उठ जाते हैं। यहाँ भी संयोगात्मक और एक वियोगात्मक। इसमें से भी इस वाले में कौन सी आती है आपकी, कौन सी आ गई अरबी, इसमें कौन सी आती है हिब्रू, इसमें कौन सी है संयोगात्मक संस्कृत, वियोगात्मक में कौन सी आती है हिंदी। तो आपसे पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है हिंदी हमारी जो है ये रही आपकी, हिंदी किसमें रही, इसमें इसमें संस्कृत रही। तो आपसे पूछ रहा है ये हमारी जो हिंदी है कौन सी आकृति की दृष्टि से कौन सी है, श्लिष्ट योगात्मक कैसे हुई, क्योंकि योगात्मक में भी वो किसके अंतर्गत आती है, श्लिष्ट के अंतर्गत। तो आप ज्यादा डीप में बात करता नहीं है, सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया कि ये किसके अंतर्गत आती है, योगात्मक में भी श्लिष्ट के अंतर्गत। बात समझ पा रहे होंगे आप, इतना ज्यादा आपको अध्ययन नहीं करना डीप में। तो देखो साहब एक बार आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी आकृति की दृष्टि से कौन सी निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्लिष्ट योगात्मक। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ा जाए। देखो 27वां क्वेश्चन, हिंदी की आदि जर्नी, वाह वाह क्या बात है। आदि का नाम जब जब आपके माइंड में आता है तब आपके दिमाग में केवल और केवल क्या आता है, कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। आदि मतलब सबसे प्रारंभिक की बात कर रहा है, तो सबसे प्रारंभिक भाषा कौन सी है, सही इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, 27 के बाद 28वां क्वेश्चन कह रहा है, लो साहब फिर से एक बार नया क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सिंपल सी बात है। अच्छा ये हो रहा आपका हिंदी दिवस, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यही राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और यही हिंदी दिवस है। ध्यान रखना कभी हिंदी दिवस ना पूछ के राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ ले तब भी आपका उत्तर यही रहता है। वो क्या है साहब, वो है आपका क्या उत्तर क्या है, क्या 14 अक्टूबर है, क्या 14 जून है, 11 जून है, क्या 15 सितंबर है या 14 सितंबर। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 14 सितंबर। आगे बढ़ा जाए भाई, देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक नया क्वेश्चन है। क्या है नया क्वेश्चन, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है,
कौन नहीं है भाई हिंदी की उपभाषा? लो साहब, क्या मराठी है, क्या पूर्व हिंदी है, क्या पश्चिमी हिंदी है, या राजस्थानी है? अरे कौन सी है? हिंदी की उपभाषा नहीं है। उपभाषा होती कितनी है? 5। 5 कौन कौन सी होती है बताइए मैंने आपको। पहली कौन सी बताई? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बाद मैंने आपको बताई राजस्थानी। राजस्थानी के बाद मैंने आपको क्या बताया? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के बाद मैंने आपको क्या बताया? पूर्वी हिंदी के बाद मैंने आपको बताया कौन सी रहेगी साहब? पहाड़ी। पहाड़ी रहेगी ना? हाँ पहाड़ी भी रहेगी अभी, और आपका एक बिहारी भी रहेगी। कितनी हो गई? 4। चौथी होगी बिहारी और एक हो जाएगी आपकी पहाड़ी। 5 हो गई ना? पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। अब ढूंढो साहब इसमें, क्या पश्चिम हिंदी आती है? आती है। क्या राजस्थानी आती है? आती है। क्या पूर्व हिंदी आती है? आती है। बचा गया इसका उत्तर। आपका उत्तर मिल जाएगा साहब। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मराठी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ा जाए भाई। देखो एक बार अगला क्वेश्चन क्या करा है। देखो भाई, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताएं साहब, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताएं भाई, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपका सही उत्तर क्या होगा? देवनागरी। और गुरुमुखी में कौन सी लिखी जाती है? गुरुमुखी में आपकी लिखी जाती है पंजाबी। कौन सी लिखी जाती है भाषा? पंजाबी। अब ये ब्राह्मी क्या है? ब्राह्मी भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। भारत की लिपियों का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। ब्राह्मी खरोष्ठी अरमाई के साथ की बोलियां मिल जाती हैं आपको, इसके साथ सॉरी लिपियां मिल जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए साहब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फिर से एक बार आपके सामने स्क्रीन पर है। कौन सा है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हाँ वाह भैया, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। हिंदी के अतिरिक्त ऐसा करके प्रश्न पूछा गया है सही में, कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बात समझ पा रहे हैं? कौन सी भाषा लिखी जाती है साहब देवनागरी लिपि में? क्या सिंधी लिखी जाती है, क्या बांग्ला लिखी जाती है, क्या पंजाबी लिखी जाती है, या नेपाली? मैं आपको बता दूं, देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है वो रही आपकी संस्कृत। कौन सी रही भाई? संस्कृत। संस्कृत के बाद बात करें, संस्कृत के बाद एक और आती है कौन सी, जिसका नाम मिल जाएगा आपको हिंदी। हिंदी भी आपकी देवनागरी में लिखी जाती है। बात करें साहब मराठी किस में लिखी जाती है? ये भी इसमें लिखी जाती है। इसके बाद बात करें तो और कौन सी भाषा आ रही है? जैसे आपकी नेपाली आ रही है, नेपाली भी इसी में लिखी जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों भाषाएं जो इंपोर्टेंट है दोनों। पूछता है कि भाई हिंदी के अतिरिक्त और कौन कौन सी भाषा है, तो दोनों ही भाषा आपको ध्यान रखनी है। मराठी और नेपाली किस में लिखी जाती हैं? दोनों का दोनों उत्तर क्या होगा? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत भाई? आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से है। क्या है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? क्या क्या कहा मैंने? भाषा को प्रारंभ करते समय मैंने आपको कहा था कि हम भाषा में 2 चीजों का अध्ययन करते हैं। कितनी चीजों का अध्ययन करते हैं? 2 चीजों का। हम 2 बातों का अध्ययन करते हैं। एक रहा भाषा का व्याकरण और एक रहा आपका भाषा का साहित्य। हम काव्य भी पढ़ते हैं इसके बीच साथ साथ। लेकिन ये व्याकरण क्या होता है और साहित्य क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जिससे हो जाए। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे पूछ रहा है साहब? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जिससे होता है वो क्या कहलाता है? शुद्ध रूप का ज्ञान जिससे होता है, तो मैंने आपको बताया था कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जहां पर शब्दों की व्याकृति बताई जा रही है। क्या बताई जा रही हो? व्याकृति। शब्दों को बताया जा रहा है कि कैसे शब्द का निर्माण हुआ, उस शब्द का प्रयोग क्या है, वो ये सभी बातें वो जब हम पढ़ते हैं तो किस में पढ़ते हैं साहब? वो हम पढ़ते हैं साहब व्याकरण में। किस में पढ़ते हैं? व्याकरण में। लिपि क्या होती है? कोई भाषा है, भाषा के कुछ चिन्ह होते हैं और प्रत्येक भाषा के अपने अपने चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को लिखने का जो तरीका या ढंग है वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ये लिखित भाषा इसका सही उत्तर नहीं होगा। आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? व्याकरण होगा। क्या होगा साहब? व्याकरण होगा। इसके बाद मैं आगे चर्चा में मिलूंगा। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है भाई? भारत में, लो साहब एक और फिर से एक नया क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? वाह, मैंने आपको बताया था कि आर्य भाषा के बारे में आपको पढ़ाया है। अब कॉपी खोल के मत बैठो, देखो एक बार कॉपी खोल के बैठ रहे हो कुछ लोग। तो आर्य भाषा का आरंभ जब हुआ वो कब हुआ था? तो आर्य भाषा का आरंभ लगभग मैंने आपको कहा था कि लगभग आपको जो उत्तर देना है 1500 ईसा पूर्व के आसपास। 1500 ईसा पूर्व के आसपास। अच्छा, कभी कभी हम ईस्वी देखते हैं, कभी कभी ईसा पूर्व देखते हैं। ये ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है?
ईसवी और ईसा पूर्व को अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर नहीं समझ पाएंगे, तो फिर हम आगे कैसे बातों को पढ़ पाएंगे भाई, क्योंकि हमारा भाषा विकास ईसवी और ईसा पूर्व में भी निर्धारित हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार क्लास को देख लेना, इससे पहले सब क्लासों में मैंने आपको समझाया है, इससे पहले वाली क्लासों में समझाया कि ईश्वर ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है। आगे बढ़ा जा भाई, आगे मैं आपसे कहूंगी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी इसका सही उत्तर है। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। मतलब ये कहना गया भारत में जो हिंदी भाषा है, हमारे संविधान में जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा कब घोषित किया गया, ऐसे समझो, बताओ कब कब घोषित किया गया। क्या 14 सितंबर या 14 सितंबर, ये तो 2 बार आ गया। अब बताओ मेरे भाई क्या 14 सितंबर 1950 है या 14 सितंबर 1949 है, ये तो पता होगा आपको भाई। 15 सितंबर देखते हुए ऐसे ही कट कर दोगे, लेकिन 14 सितंबर 1949 या 50, तो ध्यान रखना इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, आपका सही उत्तर 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 इसका सही उत्तर है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ा जाए, देखो भाई आगे बढ़ा जाए, देखो एक बार अगला क्वेश्चन आ रहा है, कन्नड़ का संबंध इस भाषा परिवार से है। तो मेरी बात को समझो, मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था भाई, मैंने आपको समझाया था कि भारत में कुछ भाषा परिवार है। क्या है साहब, भारत में जो भाषा परिवार हैं, कितने भाषा परिवार हैं भारत में, जो भाषा परिवार हैं वो रहे आपके 4 भाषा परिवार। 4 भाषा परिवारों में अगर बात की जाए तो एक भाषा परिवार कौन सा है, एक भाषा परिवार है नंबर 1 की बात की जाए तो एक भाषा परिवार मिलता है हमें भारोपीय। कौन सा मिलता है साहब, भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार मिलता है। नंबर 2 की बात की जाए तो एक मिलता है हमें द्रविड़। कौन सा मिलता है भाई, द्रविड़ भाषा परिवार मिल जाता है। एक और मिलता है नंबर 3 की हम बात करें तो एक भाषा परिवार कौन सा मिलता है, भारोपीय द्रविड़ के बाद एक मिलता है हमें ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार मिलता है। इसके साथ एक और मिलता है नंबर 4 पे, कौन सा, चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती भाषा परिवार का संबंध बताओ कौन सी भाषा से, बताओ मेरे भाई। इसमें मैंने आपको बताया, चारों के अंतर्गत मैंने आपको ये भी बताया है, क्लास में मैंने पूरा पूरा डिटेल से पढ़ाया, बताया मैंने आपको कि इनके अंतर्गत जो आती हैं वो भाषा, भारोपीय के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। भारोपीय के अंतर्गत आपकी हिंदी रही, हिंदी भाषा आती है, और कौन सी आती है साहब, संस्कृत भी आती है। संस्कृत के बाद अगर बात किया क्या महाराष्ट्री आती, सॉरी मराठी आती है, हाँ मराठी भी आती है भाई। क्या अंग्रेजी भी आती है, जी साहब अंग्रेजी भी आती है। ये सभी की सभी भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं, अधिकतर उत्तर भारत की सब भाषाएं भारोपीय में आती हैं। द्रविड़ के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, तो मैंने आपको बताया था तमिल और तेलुगु। तेलुगु के बाद क्या बताया, तेलुगु के बाद मैंने बताया कन्नड़, अरे बताया था हाँ या ना, कन्नड़ और मलयालम, कन्नड़ और मलयालम, ये बताई थी 4 भाषाएं इसमें बताई। ऑस्ट्रिक के अंतर्गत कौन सी आती है, संथाली भाषा बताई थी। इसके बाद मैंने आपको बताई थी संथाली भाषा वही है जो भारत के संविधान में 22 भाषाओं में से एक है। और चीनी तिब्बती भाषा के अंतर्गत मैंने आपको बताई थी चीनी मंदारिन, जो भारत विश्व की सबसे ज्यादा बोली आने वाली भाषाओं में से एक है। चीनी तिब्बती के अंतर्गत आने वाली भाषा है जिसका नाम है चीनी मंदारिन। क्या नाम है साहब, चीनी मंदारिन। बात क्लियर है, चीनी मंदारिन। कन्नड़ का ये पूछ क्या रहा है भाई, लो साहब क्वेश्चन आपके सामने कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो किस भाषा परिवार से है, आप कहेंगे क्या आर्य भाषा परिवार से है, या द्रविड़ भाषा परिवार से है, या देव भाषा परिवार से है, या भारोपीय। आपको नाम समझ के आ जाना चाहिए कि भाई द्रविड़, में आपको नाम बताया था द्रविड़, हिंदी है यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार इसका सही उत्तर है, बताया था ना, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम का संबंध किससे है, द्रविड़ भाषा परिवार से है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में आपको बताया कि कौन सा परिवार सबसे बड़ा है, कौन सा भाषा परिवार सबसे छोटा है, ये सभी क्वेश्चन मैंने इससे पहले सब क्लासों में बताए हैं। और आपको ये भी बताया कि कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाओं को सबसे ज्यादा बोला जाता है और सबसे कम कौन सी वाली भाषाओं को बोला जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। देखो साहब आगे चलें, देखो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन रहा आपका लिपि की आवश्यकता होती है। बताओ भाई लिपि की आवश्यकता कब होती है, लिपि की आवश्यकता होती है बोलने में होती है, बोलने में होती है। अरे मैंने अभी बताया था कि लिपि क्या होती है, जैसे भाषा का चिन्ह है, जैसे मैंने कहा ये क्या है अ और ये क्या है ए,
ये क्या है ए, ये सब लिपि के चिन्ह ही तो है, मतलब भाषा के चिन्ह है। अभी लिखे किस में जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं लिपियों में। ये दोनों चिन्ह किसके हैं, देवनागरी के। ये वाला चिन्ह किसका है, रोमन लिपि का। इसका मतलब ये है कि भाषाओं के चिन्ह जो हैं, चिन्ह जिसमें लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, वो होती है आपकी लिपि। इसका मतलब यह है कि लिपि की आवश्यकता कब होती है मेरे भाई, भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलें भाई आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश का मतलब ये पूछना चाह रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत के बाद एक भाषा आई जिसका नाम था, कौन सा था साहब, पाली। पाली के बाद कौन सी आई, प्राकृत। प्राकृत के बाद कौन सी आई, प्राकृत के बाद जो भाषा आई उसका नाम था अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद जो आई उसका नाम था अवहट्ठ। अवहट्ठ कहो या अवहट्ठ कहो, अवहट्ट। अब बात की है कि अवहट्ट के बाद कौन सी आई, तो मैं कहूंगा प्राचीन या फिर प्रारंभिक हिंदी। प्राचीन हिंदी कहो या फिर प्रारंभिक हिंदी कहो। इसके बाद कौन सी हिंदी, मध्य हिंदी रही। और मध्य हिंदी के बाद कौन सी हिंदी रही, तो आपका उत्तर होगा आधुनिक हिंदी। कौन सी हिंदी रही साहब, आधुनिक हिंदी रही। तो आपसे पूछना चाह रहा है, आपका प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा होना। मतलब टूटा फूटा होने का मतलब है कि पहले कोई भाषा थी, पहली वाली भाषा से कोई दूसरी भाषा विकसित हुई बाद में। तो क्या ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि पहली भाषा के कोई शब्द ही नहीं होंगे, उसमें होंगे नहीं कोई शब्द, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब कुछ तो शब्द ऐसे रहे होंगे जो पहली भाषा के। हिंदी का देख लो कितनी भाषाएं आई, कितनी भाषा चली गई, लेकिन संस्कृत में संस्कृत के शब्द आज भी हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। तो मतलब ये है कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके शब्द आपको मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो मिलते रहेंगे। तो प्रश्न ये है कि संस्कृत की अपभ्रंश मतलब उसके जस्ट में जो बाद आई, जस्ट बाद आई जो भाषा वो कौन सी थी, उसकी टूटी फूटी थी। तो मैं ये कहूं कि भाई देखो, संस्कृत भाषा की टूटी फूटी भाषा कौन सी, पाली। पाली की टूटी फूटी क्या होगी, प्राकृत। प्राकृत की टूटी फूटी अपभ्रंश, और अपभ्रंश की टूटी फूटी अवहट्ठ। तो प्रश्न मेरा ये है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश कहें तो बाद वाली, उसकी टूटी फूटी भाषा पाली। पाली भाषा की अपभ्रंश भाषा प्राकृत। प्राकृत भाषा की अपभ्रंश भाषा अपभ्रंश। और अपभ्रंश की अपभ्रंश जिसे कहा जाता है उसका नाम क्या है मेरे भाई, अवहट्ठ। अवहट्ठ की अपभ्रंश प्राचीन हिंदी की अपभ्रंश मध्य हिंदी की अपभ्रंश आधुनिक हिंदी होगी। बात क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश मतलब टूटी फूटी भाषा बतानी है। बताओ साहब कौन सी मिलेगी। अरे वैसे ही आपको समझ जाना चाहिए, वैसे ही तीनों बोलियां हैं। क्या है साहब, खड़ी बोली, अवधी बोली, ब्रज बोली। रहा क्या, उत्तर तो भाषा का एक ही आ रहा है, उत्तर तो भाषा का एक ही आ रहा है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाली। बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इन बातों को और जानकारी से डीप में देखना है तो आप एक बार क्लास को देख लो भाई, क्लास में मैंने पूरा बताया है आप लोगों को। कहाँ गया, यही क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है। एक बार देखो भाई 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है 38वां क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की है। हिंदी किस भाषा परिवार की है, ये क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे आप। ओहो, ये तो इसका उत्तर मिल रहा होगा भाई, बता दो साहब। 38वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इसका उत्तर दे देना। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लग रहा है ना, तो उत्तर दे देना फिर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना ए बी सी डी जो भी हो, या नाम लिख देना कि भारूपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती, जो भी आप लिखना चाहो लिख देना। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन केवल आपके लिए छोड़ा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। क्यों पूछा है, ये केवल इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, और हिंदी वाला उत्तर तो आपको वैसे भी आना चाहिए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चले साहब आगे, 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। अरे एक बात बताओ, संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा निकली, अपभ्रंश। कौन सी, संस्कृत से कौन सी निकली, पाली। पाली से किस भाषा का जन्म हुआ, प्राकृत का। प्राकृत से किस भाषा का जन्म हुआ, अपभ्रंश का। और अपभ्रंश से किस भाषा का जन्म हुआ है, अवहट्ठ का। तो पूछ क्या रहा है कि हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है। और अब मैं आपसे पूछूं कि हिंदी से पहले कौन सी थी, तो आप कहेंगे अवहट्ठ। और अवहट्ठ तो ऑप्शन में है ही नहीं, अब अवहट्ठ नहीं है, अवहट्ठ का समय थोड़ी समय के लिए रहा, उससे पहले वाली कौन सी थी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपभ्रंश। आपको पता है आपका उत्तर जो जा रहा होगा वो बार बार संस्कृत की ओर जा रहा होगा।
लेकिन संस्कृत तो ऑप्शन में है ही नहीं, संस्कृत तो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर आप संस्कृत की ओर जा रहे हैं तो बात सचेत हो जाए, थोड़ा सा सचेत हो जाए। क्यों? आप सोच रहे होंगे भाई वैदिक संस्कृत से हुआ है, लौकिक संस्कृत में से जा रहे होंगे किसी के पास, आप कह रहे होंगे वैदिक सबसे पहले वाली थी, बाद वाली कौन सी है? लौकिक। आप सोच रहे होंगे इसमें से इसके पास जाएं, लेकिन इससे नहीं हुआ है। इसके बाद इससे किसका हुआ है? इससे हुआ है पाली का। पाली से किसका हुआ है? प्राकृत का। प्राकृत से किसका हुआ है? अपभ्रंश का। अपभ्रंश से अवहट्ट का, और अवहट्ट से किसका? प्राचीन हिंदी वाला, अपनी हिंदी का। अब अवहट्ट ऑप्शन में है नहीं, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर आपको मिल गया कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है साहब? ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है आपका? अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है साहब? अपभ्रंश से हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? मतलब कहने की बात यह है कि जब हम कभी भी किसी बात को कह सकते हैं तो कितने तरीके से हम किसी बात को कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं? हिंदी और अंग्रेजी गणित में नहीं कह सकते। आपसे पूछा गया है कि कितने तरीके से कह सकते हैं। लिख कर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बोलकर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कभी भी संकेतों के द्वारा भी हम बोलते हैं। इसका मतलब कितने रूप? 3 रूप। कितने रूप भाई? 3 रूप। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा भाई? 3 रूप है, ध्यान रखना। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर एक बार और घुमा सकता है। कैसे? कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? 3। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहीं से कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों को प्रकट करना चाहे तो वो कितने तरीके या कितने माध्यम से उसे प्रकट कर सकता है, तब भी आपका उत्तर क्या होता है? 3 ही होता है। और यही 3 उत्तर होता है, ध्यान रखना। उत्तर वही होगा, क्वेश्चन बार बार बदलता रहेगा। अब वो घुमाता रहेगा एग्जामिनर, आप घूमते रहेंगे। आपके अंदर कितना साहस है कि आप कब उसके पीछे घूमे और कब उसके पीछे नहीं घूमे, आप खुद तय करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की चर्चा हम कल करेंगे भाई, लेकिन आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगला आगे से क्वेश्चन अगला कल करेंगे भाई। आज का क्वेश्चन क्या था आपका? आपका क्वेश्चन था ये हिंदी। हिंदी किस भाषा परिवार की है? कौन सी भाषा, इसका हिंदी का कौन सा भाषा परिवार है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं एक बार फिर से। मुझे बताएं कि आगे के क्वेश्चन को कैसे करना है, उसके लिए आप तैयारी, क्या रणनीति कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझ तो गए होंगे कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन करना है तो इससे पहले वाली सभी क्लासों को देखना तो पड़ेगा। क्यों? जब तक क्लासों को नहीं देखोगे तब तक आपको यहाँ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और जो लोग कर पा रहे हैं क्वेश्चन, जिन लोगों ने क्लास देख ली वो अच्छे से कर पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे क्वेश्चनों को। ठीक है साहब, इतनी बात क्लियर है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये आपको बताना है कि किस भाषा परिवार की भाषा है। मिलते हैं कल एक बार, और आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद।